हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इग्नू का MSD 7 सब्जेक्ट, जिसका नाम है भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा। ये इसका चैप्टर 1 है। इस चैप्टर का नाम है भाषा और संप्रेक्षण। तो इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे संप्रेक्षण क्या है, संप्रेक्षण का स्वरूप, संप्रेक्षण साधना और संप्रेक्षण का तकनीकी पक्ष। तो हम नीरज की बुक से पढ़ने वाले हैं सारा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भाषा और संप्रेक्षण क्या है। तो परिचय में हम पढ़ लेते हैं कि भाषा मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। मानव सभ्यता को विकसित करने और गतिशील बनाने के लिए संप्रेक्षण की आवश्यकता अनिवार्य रूप से उच्चारित ध्वनि की खास व्यवस्था भाषा कहलाती है। तो अगर हम कहते हैं कि भाषा मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है, वैसे तो भाषा सभी की होती है, पशु पक्षी की भी होती है, पौधों की भी अपनी भाषा होती है, लेकिन मानव जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। मानव सभ्यता को विकसित करने के लिए और गतिशील बनाने के लिए संप्रेक्षण की ज़रूरत होती है। संप्रेक्षण मतलब कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बातचीत करना। तो इसमें उच्चारित ध्वनि की एक खास व्यवस्था भाषा कहलाती है, क्योंकि हम पढ़ते हैं, अपनी वर्णमाला पढ़ते हैं, स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, तो एक खास व्यवस्था बनाई गई है जिसको भाषा कहते हैं। भाषा मूलतः एक संप्रेक्षण व्यवहार है तथा ध्वनित इकाइयों के माध्यम से मानव की भाव अभिव्यंजित का प्रधान साधन है। कि अपने भावनाओं को अगर हमें अभिव्यंजन करना है तो प्रधान साधन क्या है इसमें, यह है संप्रेक्षण। तो संप्रेक्षण भाषा व्यवहार से संबंधित एक ऐसा प्रक्रिया है जो भाषा के विविध संदर्भों एवं प्रयोगों को दर्शाता है। अतः संप्रेक्षण केवल वक्ता और श्रोता के बीच विचारों का आदान प्रदान ही नहीं करता, बल्कि आधुनिक युग में यह विज्ञान एवं तकनीक के माध्यम से एक ही साथ संपूर्ण विश्व को संबोधित करने की भी क्षमता रखता है। तो संप्रेक्षण क्या है कि भाषा व्यवहार का एक ऐसा कार्य जो भाषा के विविध संदर्भ और प्रयोगों को तो दर्शाता ही है, और साथ में केवल खाली वक्ता जो बोलता है और श्रोता जो सुनता है, उन दोनों के बीच में सिर्फ विचारों का ही आदान प्रदान नहीं करता, बल्कि ये विज्ञान और तकनीक के माध्यम से एक साथ संपूर्ण विश्व को भी संबोधित कर सकता है। क्योंकि टेक्निक इतनी अच्छी हो गई है, हम यहाँ बैठे अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, सभी विश्व के सभी देशों के साथ संबोधन कर सकते हैं मीडिया के जरिए। तो बहरहाल संप्रेक्षण भाषा का अंतिम लक्ष्य न होकर भी महत्वपूर्ण साध्य अवश्य है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो संप्रेक्षण है क्या? संप्रेक्षण भाव अभिव्यक्ति का ज्ञापन कराना है, अर्थात संदेश बनाने एवं ग्रहण करने की सार्थक क्रिया ही संप्रेक्षण है। मनुष्य अपने विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा एवं भाषेतर दोनों ही प्रकार के उपादानों का प्रयोग करता है। भाषा मानव के अमूर्त विचारों को अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन है, जो संप्रेक्षण व्यवहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं समर्थ उपादान है। इसके साथ ही आंगिक चेष्टाओं के माध्यम से भी व्यक्ति अपने संदेश को अन्य व्यक्तियों के साथ प्रेषित कर सकता है। किंतु मानव जीवन की जटिल से जटिल अभिव्यक्ति अर्थात ज्ञान विज्ञान, अर्थव्यवस्था, राजनीति, शासन व्यवस्था, सामाजिक कार्य व्यापार आदि की अभिव्यक्ति भाषा के वाचिक एवं लिखित रूप से ही संभव है। अतः संप्रेक्षण का तात्पर्य केवल विचारों का आदान प्रदान ही नहीं होता, बल्कि संप्रेक्षण द्वारा अनेक प्रकार के गूढ़ और अमूर्त सिद्धांतों का अर्थ ज्ञापन भी होता है। संप्रेक्षण के कई प्रकार हो सकते हैं, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच, व्यक्ति और समाज के बीच, समाज और समाज के बीच इत्यादि। आधुनिक वैज्ञानिक विकास के दौर में रेडियो, टीवी, अखबार आदि संचार माध्यम संप्रेक्षण के वृहद स्वरूप को उपस्थित करते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि ये भाषा भी हो सकती है और भाषातर भी हो सकती है, यानी कि सिर्फ आप बोलकर भी अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हो, और मौखिक भाषा में यानी कि संकेतों के जरिए भी अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हो। तो भाषा लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है। अब हम पढ़ते हैं संप्रेक्षण का स्वरूप कैसा है। तो संप्रेक्षण भाषा का नितांत आंतरिक पक्ष है। भाषा के माध्यम से मनुष्य अपनी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा अपनी अभिव्यक्ति को लिखित या वाचिक रूप में भाषा के माध्यम से प्रकट करके समाज को संप्रेषित करता है। कि जो उसकी आत्म अभिव्यक्ति है, उसकी जो अपनी अभिव्यक्ति है, उसको या तो लिखकर या बोलकर भाषा के माध्यम से समाज को संप्रेषित कर सकता है, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। अतः भाषा के अध्ययन और विश्लेषण के संदर्भ में संप्रेक्षण के अध्ययन से उसके विविध पक्षों की जानकारी मिलती है। संप्रेक्षण द्वारा भाषा के सामाजिक
स्तर भेद से अवगत हुआ जा सकता है। आंगिक चेष्टाओं द्वारा प्रेक्षणता का अर्थ पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाता, कि जैसे हम सिर्फ इशारों से बात करते हैं, हाथ हिलाकर या मुंह से या आंखों के जरिए कोई बात कह देते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से संप्रेषण करने में स्पष्ट नहीं हो पाती। कई बार हम कहना कुछ और चाहते हैं और समझने वाला कुछ और समझ लेता है, लेकिन बोलते समय ये आंगिक क्रियाएं अभिव्यक्ति को मजबूती प्रदान करती हैं। अगर हम आंगिक क्रियाएं के साथ साथ अपने शब्दों को बोलकर व्यक्त करेंगे तो ये अधिक मजबूती प्रदान करती हैं उस अभिव्यक्ति को। अतः संप्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम भाषा ही है, तथा इस भाषिक संप्रेषण के भी कई पक्ष हैं जो सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाओं से संबंधित होते हैं। अतः भाषा की प्रयुक्ति संबंधी विशेषताएं जैसे कि कार्यालय, विज्ञापन, प्रशासनिक कार्य आदि में के संदर्भ में भाषा का किसी खास अर्थ के सापेक्ष प्रयोग संप्रेषण और भाषा के विविध प्रयोजनों को दर्शाती है। तो हमने क्या देखा कि भाषा वो है जो हम बोलकर या लिखकर व्यक्त कर सकते हैं, और संप्रेषण होता है कि जो हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो कम्युनिकेशन होता है। तो भाषा को आंगिक क्रियाओं द्वारा या फिर लिखित या मौखिक भाषा के द्वारा दूसरे लोगों तक पहुंचाना ही संप्रेषण है। संप्रेषण व्यवहार में एक पूरी व्यवस्था कार्य करती है। वक्ता, श्रोता, माध्यम, ये वायु होता है, वायु के जरिए इधर से उधर जाती हैं बातें, तथा संदेश के होने पर ही संप्रेषण पूर्ण होता है। यानी कि संप्रेषण के लिए चार चीज़ों का होना ज़रूरी है। वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, और किस माध्यम से वो चीज़ जाएगी। ठीक है, जैसे आजकल मीडिया के जरिए जाती है, रेडियो, टेलीविज़न, SMS के द्वारा भी जाती है। ठीक है, तो ये माध्यम होता है, इसे ये वायु होता है मेन माध्यम, क्योंकि वायु के द्वारा इधर से उधर सारी संप्रेषण होता है। और संदेश, और साथ में संदेश का होना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कोई बात कहना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, तो ये चारों बातें ही होंगी तभी संप्रेषण पूर्ण होगा। अगर इनमें से कोई भी एक नहीं है तो संप्रेषण पूरा नहीं माना जाएगा। किंतु संप्रेषण का एक भौतिक पक्ष भी है, जिसमें माध्यम की विविधता के कारण संप्रेषण के स्वरूप में विस्तार होता है। आदिकाल में व्यक्ति के बीच संप्रेषण का व्यवहारजन्य उपयोग होता था, परंतु आधुनिक युग में व्यावसायिक प्रयोजनों ने संप्रेषण को संचार के व्यापक पटल पर उपस्थित करके इसे सामूहिक एवं वैश्विक रूप प्रदान किया है, जैसे टेलीफोन, अखबार, रेडियो, इंटरनेट, टीवी इत्यादि। समाज में भाषा का प्रयोग संप्रेषण के रूप में ही होता आया है, भले ही संप्रेषण के प्रयोजन अलग अलग रहे हों। तो हमने कहा है कि हम कह सकते हैं कि समाज में जो भाषा का प्रयोग होता है वो संप्रेषण के रूप में होता है। संप्रेषण के प्रयोजन अलग अलग, यानी कि उसके उद्देश्य अलग अलग रहे हों बेशक। तो सम्राट अशोक अपने शिलालेखों के माध्यम से जनता को संप्रेषित करते थे। ठीक है, वो शिलालेखों यानी कि पत्थरों पर लिखवा देते थे। तो कई राजाओं ने तामपत्रों एवं मुनादी मतलब नगाड़ों की आवाज़ के साथ सूचना पहुंचाई थी। जैसे तामपत्रों पे लिखवाकर या फिर नगाड़े बजवाकर सूचना दी जाती थी पहले ज़माने में। तो उसके माध्यम से किसी विशेष अवसर पर विशेष सूचना देने का कार्य होता था। वस्तुतः संप्रेषण के विश्वग्राम को वाले कॉन्सेप्ट में अनेक स्वरूप हो गए हैं, और फिर इसका मूल उद्देश्य संदेश को पहुंचाना ही रहा है। भाषा के अनुवाद का जब सवाल खड़ा होता है तो संप्रेषण को ही ध्यान में रखकर उसे अनुदित किया जाता है। तो भाषा के जब अनुवाद करना हो, जैसे कि इंग्लिश टू हिंदी या किसी और भाषा में, तो जब इसमें अनुवाद करना उसका सवाल आता है तो संप्रेषण को ध्यान में रखकर ही इसे अनुदित यानी कि वो किया जाता है। इसको अनुदित मतलब होता है किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना। तो ये तो था कि संप्रेषण क्या है। अब हम पढ़ लेते हैं संप्रेषण साधना किसे कहते हैं। संप्रेषण साधना किसी अभिप्रायपूर्ण संदेश की स्थिति तभी संभव होती है जबकि उसके उद्देश्य अर्थ का संपूर्ण संप्रेषण पूर्ण हो जाता है। तो जो भी हम कोई अभिप्रायपूर्ण संदेश यानी कि कोई संदेश देना चाहते हैं वो तभी सिद्ध हो पाएगा जब इसका उद्देश्य अर्थ जो इसका अर्थ है वो संप्रेषण पूर्ण होगा। संप्रेषण एक प्रयोजनिक भाषिक संदेश का प्रसारण होता है। तो क्या एक प्रयोजनिक भाषिक संदेश उसको हम दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं तो उसे संप्रेषण कहते हैं, जिसकी प्रेक्षणता एक क्रमिक प्रक्रिया के द्वारा गुजरती है तथा श्रोता में प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। यानी कि अगर हम अपनी बात कोई कहना चाहते हैं तो श्रोता से हमें उसकी फीडबैक मिल जाती है तो ही संप्रेषण पूर्ण होता है, यानी कि हमने जो कहा वो श्रोता ने समझ लिया। तो सफल संप्रेषण के लिए 3 शर्तें अनिवार्य हैं। एक तो भाषाई दक्षता, क्योंकि अगर हमें जिन लोगों को हम अपनी बात समझाना चाहते हैं हमें उनकी भाषा आनी चाहिए, तो भाषाई दक्षता हो गया। सेकंड हो गया
वक्ता, श्रोता, संदेश और माध्यम, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था। और तीसरा है संदर्भ, प्रयोजन और रुचि। ये सब बातें होती हैं तो ये तभी सफल संप्रेषण हो पाता है। तो अब हम एक एक करके इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि भाषाई दक्षता किसे कहते हैं। भाषाई दक्षता से तात्पर्य यह है कि संदेश प्रसारित करने वाला एवं ग्रहण करने वाला दोनों ही पक्षों का प्रसारित भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जो संदेश दे रहा है और जो संदेश ले रहा है, दोनों ही पक्षों को जो भाषा बोली जा रही है उसका संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यह ज्ञान केवल कामचलाऊ है तो महज कुछ संदेशी संप्रेषण को प्राप्त कर पाएंगे। जैसे कहते हैं कि मान लो कोई इंग्लिश में संदेश है तो जो बोल रहा है वो से भी इंग्लिश भाषा का ज्ञान होना चाहिए और जो समझ रहा है वो भी। लेकिन अगर उसे इंग्लिश सिर्फ कामचलाऊ आती है तो संदेश पूरी तरह से संप्रेषित नहीं हो पाएगा। दूसरी ओर अगर हम कहते हैं कि अगर मुझे भी हिंदी अच्छे से आती है और आपको भी अच्छे से आती है तो जो मैं संदेश आपको देना चाह रही हूँ वो बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो हम कहते हैं कि अगर संदेश में भाषाई दक्षता का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो गुण एवं जटिल संरचनात्मक अभिव्यक्ति को श्रोता तभी समझ सकेगा जब वह प्रयोग की भाषा में कुशल या दक्ष होगा। तो भाषाई दक्षता हमें समझ में आ गई कि संदेश के लिए दोनों पक्षों को, चाहे वह वक्ता हो या श्रोता हो, दोनों को ही इस भाषा का पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए। सेकंड है वक्ता, श्रोता, संदेश और माध्यम। किसी भी विचार का आदान प्रदान बिना वक्ता, श्रोता, माध्यम इसमें वायु है किस चैनल के थ्रू वो जा रही है के बिना संभव नहीं है। यदि व्यक्ति स्वयं चिंतन करता है तो उच्चारण की आवश्यकता नहीं होगी और इसे एकालाप या बड़बड़ाना कहेंगे। वही इन उपयुक्त उपादानों की उपस्थिति से संप्रेषण की सिद्धि हो सकती है। तो अगर हम सिर्फ मान लो हम बोल रहे हैं, ठीक है, और कोई श्रोता नहीं है, कोई संदेश नहीं देना चाहते, कोई माध्यम नहीं है, सिर्फ हम अपने आप ही अपने से स्वयं चिंतन कर रहे हैं तो उसे एकालाप या बड़बड़ाना कहेंगे, उसे हम संप्रेषण नहीं कहेंगे। संप्रेषण के लिए 4 चीज़ें होनी ही चाहिए: वक्ता, श्रोता, संदेश और माध्यम। थर्ड है संदर्भ, प्रयोजन और रुचि। संप्रेषणता के लिए संदर्भ का होना अत्यंत आवश्यक है। बिना किसी संदर्भ के व्यक्ति अगर कोई संदेश देता भी है तो ये अनावश्यक प्रलाप के सिवा कुछ नहीं होगा। साथ ही प्रयोजन एवं रुचि वक्ता और श्रोता के बीच गंभीरता लाती है और संदेश की प्रतिक्रिया भी होती है। अतः भाषा की संप्रेषण साधना एक विशिष्ट प्रक्रम है जो साधारणतः अभिभाषण के दौरान सुचारू रूप से चलती है। इसका मतलब है कि जैसे सपोज मैं इस समय आपको पढ़ा रही हूँ तो कोई मैं संदेश दे रही हूँ तो उसका कोई प्रयोजन है, क्योंकि एग्ज़ाम से हमें अच्छे नंबरों से पास होना है। तो और उसका क्या है, इसकी रुचि श्रोता में भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसे पढ़ा रही हूँ, अगर कोई श्रोता नहीं है सुनने के लिए या कोई उसे नहीं सुनना चाहता, उसकी रुचि ही नहीं है, तो फिर इसमें संप्रेषण साधना नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए संदर्भ, प्रयोजन और रुचि सभी का होना ज़रूरी है। अब हम पढ़ लेते हैं संप्रेषण का तकनीकी पक्ष क्या है। भाषिक संप्रेषण व्यवहार में प्रतीक एक माध्यम है जो अमूर्त भावों तथा विचारों को एक खास कोड के द्वारा छवि, चित्र या दृश्य के रूप में मानस पटल पर उपस्थित करता है। तो भाषिक संप्रेषण यानी कि जो बोल के किया जाता है, ये एक वैसा माध्यम है जो अमूर्त भावों को, जो हमारे मन के भाव हैं या विचार हैं, उसे खास कोड के द्वारा, या तो छवि चित्र, कोई चित्र के द्वारा, या मतलब जिसकी हमें कोई छवि, जैसे मैं आपसे कुछ बता रही हूँ किसी चीज़ के बारे में तो उसकी छवि हमारे दिमाग में आ जाती है, या दृश्य के रूप में, या फिर मैं इसकी आपको कोई स्लाइड दिखा दूं, उस रूप में मानस पटल पर उपस्थित होता है ये। और ये संपूर्ण मनोवैज्ञानिक क्रिया है, ये हमारे साइकोलॉजी से चलती है, जिसमें मस्तिष्क ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्थित इकाई को एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान करता है। तो जो माइंड है हमारा, वो ध्वनि प्रतीकों की जो व्यवस्थित इकाई है उसे एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान कर देता है। हमारे माइंड में बहुत सारी वो चीज़ें आ जाती हैं एक साथ, जिससे हम उच्चारित कथ्य को समझ पाते हैं। अतः भाषा एक कोड व्यवस्था है जिससे अर्थ का संप्रेषण कोड खुलने पर ही पता चलता है। इस कोड व्यवस्था की संरचनात्मक जानकारी होना आवश्यक है। भाषा ज्ञान, भाषा की कुशल अभिव्यक्ति, संदेश का अर्थपूर्ण प्रसारण एवं चैनल की व्यवधान रहित उपस्थिति भाषा संप्रेषण के तकनीकी पक्ष होती हैं। तो भाषा की संरचना व्यवस्था में ध्वनि, पद, वाक्य की एक व्याकरणिक व्यवस्था होती है। जैसे हमें पता है पूरी हमें ग्रामर आनी चाहिए, उस हिसाब से क्या ध्वनि है, पद है, वाक्य कैसे बनता है, हमारे जो स्वर हैं, व्यंजन है, वर्णमाला है। तो एक पूरी व्याकरण व्यवस्था होती है जो संदेश को मूर्त रूप प्रदान करती है, यानी कि उसका कोई एक स्ट्रक्चर बनता है। और इसमें परिवर्तन किया जाएगा तो अवश्य ही उसके अर्थ में भी अंतर हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना, एक ही शब्द के कई बार 2 मीनिंग निकलते हैं, तो अगर इसको तरीके से हम प्रस्तुत नहीं करेंगे तो उसके अर्थ में अंतर हो सकता है।
अतः संदेश को सही अर्थ में संप्रेषण तभी संभव हो पाता है जब भाषा व्याकरण दोषों से मुक्त हो। इसके साथ ही कभी कभी व्यक्तिगत दोष अर्थात वाचन की अपूर्णता या योगेंद्रिय दोष संदेश संप्रेषण में दोष उत्पन्न कर देते हैं। तो कभी कभी तो होता है व्यक्तिगत दोष, मान लो हम बोल रहे हैं वो अपूर्ण बोल रहे हैं या पूरी तरीके से नहीं बोल पा रहे हैं, ढंग से उसे नहीं समझा पा रहे हैं, या फिर इंद्रिय दोष वगैरह होते हैं जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, स्पर्श और हो गया जीवा वगैरह, तो उसका संदेश संप्रेषण के द्वारा भी अगर ये दोष होता है तो भी संप्रेषण में दोष उत्पन्न हो सकता है। तो तकनीकी अच्छी होनी चाहिए, तकनीकी पक्ष अगर क्लियर होगा तभी संप्रेषण भी बहुत अच्छे से संभव हो पाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ते हैं। इससे आगे का जो पोर्शन है हम इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो ये मैं नीरज की बुक से पढ़ा रही हूँ और इसके जो सारे चैप्टर्स हैं कोशिश करूँगी कि आपको सारे ही एक एक करके सारे क्वेश्चन चैप्टर्स में करा दूँ। इस सब्जेक्ट में टोटल 20 चैप्टर हैं। तो ये पार्ट 1 है। इस पार्ट जो हमारा लेसन है 1, इसका एक पार्ट हो गया और इसे 2 या 3 पार्ट में हम इस चैप्टर को पूरा कवर कर लेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।